सबसे पहले आपको अपडेट करें, जाली दस्तावेजात पर कराची से जर्मनी जाते हुए 3 अफगान खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि तीनों अफगान खवातीन की मेडिकल और कारोबारी दस्तावेजात जाली थी। तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम बताएगा क्या मामला है और मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं। ये वही सिलसिला है जो 2 दिन पहले भी 9 जो पैसेंजर्स थे उनको ऑफलोड किया गया था। मसला ये है कि ये पाकिस्तान के जो अफगानियों के लिए विजिट वीज़ा बंद हैं, जिसके बाद ये मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान आते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। पहले तो जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स की बुनियाद थी, लेकिन अब कारोबारी दस्तावेजात वगैरह भी जाली साबित हो रही हैं। एक अफगान खातून गुज़िश्ता रात कराची से दुबई के रास्ते जर्मनी जा रही थी, अजीजा मोहम्मदी। ये इलाज कराने के लिए पाकिस्तान आई थी, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए। उन्होंने बताया कि मैंने 27 अप्रैल से 20 मई तक इस्लामाबाद के एक अस्पताल में इलाज किया था, लेकिन जब इनके पासपोर्ट की छानबीन की गई तो पता चला कि पासपोर्ट बनने के बाद से कभी भी वो पाकिस्तान नहीं आई, सिर्फ आखिरी मरतबा अब आई थी। इसका मतलब ये पहले का जो उनका झूठ था वो दूसरी खातून थी महरिया रहमानी। ये बिजनेस वीजे पर पाकिस्तान आई थी और शौहर के साथ अपने इकबाल हकीमी इनके शौहर थे, जिनका इन्होंने जाहिर किया था। लेकिन जब इनके शौहर के बारे में पूछा गया कि आपके शौहर कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा कि मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई। तो इस पे इनका ये क्लेम भी जाली साबित हुआ। इसी तरीके से एक और खातून थी ज़हरा सुल्तानी, ये मरीजा की अटेंडेंस बनकर पाकिस्तान आई थी। जब इनसे मरीजा का पूछा तो परवीन सुल्तानी नामी कोई मरीजा थी, तो जब उनका रिकॉर्ड चेक किया पता चला कि परवीन सुल्तानी नामी मरीजा आज तक पाकिस्तान आई ही नहीं। तो इस तरीके से इनके जो जाली बहाने और जाली डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जो है वो इनको पाकिस्तान में कराची में जो है वो जर्मनी जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। अच्छा अफजल, ये बताएगा क्या सिर्फ 3 खवातीन ही थी, क्या कोई मर्द साथ नहीं था? नहीं, मर्द इनके साथ कोई नहीं था। इंडिपेंडेंट वुमेन थी ये, जैसे कि एक बिजनेस वीजा का जाहिर किया और एक ने मरीजा की अटेंडेंस बन के जाहिर किया, इसी तरह एक मरीजा बनी। तो नॉर्मली वो खानदान पूरी गुज़िश्ता रोज जो 9 बंदे पकड़े गए थे उसमें से तो एक फैमिली थी पूरी। तो ये सिलसिला पहले तो देखें जाते रहे हैं, लेकिन अब जरा टेक्निक इमिग्रेशन को समझ में आई है कि पाकिस्तान में अगर ये मुख्तलिफ वीजे लेकर विजिट के अलावा आते हैं तो वो पर्पस मेंटेन करते हैं। जब पर्पस मेंटेन करने की तरफ जाते हैं तो पता चला कि तमाम चीजें जो है वो उनकी जाली होती हैं और ये फर्जी होती हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो एजेंट हैं वो उनको ये वीजे लगा कर देते हैं और फिर आगे के वीजे इनको दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में खाली प्लॉट में खड़ी मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इस पर क्या डिटेल्स हैं मजीद जानेंगे कमर अली मस्तोई से। जी कमर, बताइए। जी, इस प्लॉट पर जो है वो सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं और इसमें से जो है तकरीबन 30 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगी है। मुकम्मल तौर पर ये गाड़ियां जो है वो जल गई हैं। इस तौर पर तमाम जो खड़ी हुई गाड़ियां हैं वो सरकारी इदारे की हैं। सिंध गवर्नमेंट की मुख्तलिफ महकमों की वो गाड़ियां जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, उन्हें जो है इस प्लॉट पर जो है वो खड़ा किया जाता है। और इस वक्त जो है 30 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं जल गई हैं। तकरीबन तमाम ही गाड़ियां जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट की हैं, मुख्तलिफ महकमों की। आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 112 का कहना है कि आग लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी। तकरीबन आधे से 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया और मजीद गाड़ियों को जो है वो आतिशज़दगी से बचा दिया गया है। 30 से ज्यादा गाड़ियां जो है मुकम्मल तौर पर जो है जल गई हैं। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं। सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी इमलाक है, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के लिए कोई भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पर कोई गार्ड है। पुलिस यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयमेंट है कि आम दिनों में भी यहाँ पर गाड़ियों से सामान चोरी जो है वो बचाई जाए। हमें काफी गाड़ियों को जो है सामान चोरी होता हुआ भी गायब जो है वो नजर आ रहा है। तो आग पर काबू आग लगने की वजह जो है मालूम नहीं हो सकी। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आग लगने की वजह क्या है ये अब तक मालूम नहीं हो सका। शुक्रिया कमर अली मस्तोई, आपने अपडेट किया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज होगा। गुज़िश्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन को मामले पर हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग के अलावा कानूनी माहिरीन की तरफ से राय भी दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया था कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को PTI का नोटिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था।
पार्टी का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं, 41 अरकान की तस्दीक किससे कराई जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहती बयान जारी किया। अभी आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मौशी पॉलिसीज़ में बेहतरी को तरजीह दी है। जलसों के मैदान भरने की बजाय अवाम की मौशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने का वक्त है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। मुआशी चैलेंजेस और दहशतगर्दी से निपटने के लिए विफाक, सूबों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। विफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर अवामी मसाइल के हल की पॉलिसी पर कारबंद रहेगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ना हमारा आइन महफूज है, ना पार्लियामेंट महफूज है और ना इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि अपने दायरा कार से दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत कर सके। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब में कहा, बदकिस्मती है हम खुशहाली से दूर हो रहे हैं, मुनसिफाना इलेक्शन होना चाहिए। मौलाना ने यह भी कहा कि बलोचिस्तान में अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ हालात बदलते हैं, आप ज़रूर तब्दीलियाँ लाएं। जब रियासत जिम्मेदारी अदा नहीं करती तो वाक़यात जन्म लेते हैं। कराची में शोबा IT से वाबस्ता अफराद ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को मदऊ किया और IT सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मईशत पर तशवीश का शिकार हैं। हर इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत कर रहा है। ये सूरत हाल बरकरार रही तो बहरान बढ़ता चला जाएगा। हर इदारा चाहता है कि मैं अपने दायरे कार से आगे बढ़कर दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत कर सकूं, उन्हें ज़ेर नगी कर सकूं। अपनी क़ुव्वत की बालादस्ती के लिए सब हाथ पांव मार रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। सरबराह JUI ने आईनी तरमीम के मामले पर कहा कि वक्त के मुताबिक तब्दीलियां होती हैं, लेकिन सियासी मफाद का तासुर नहीं जाना चाहिए। हालिया इंतखाबात में धांधली हुई, मौजूदा असम्बली जाली है। मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है। ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है जो बैठी हुई है, इसका अवाम की नुमाइंदगी से ताल्लुक़ नहीं है। यही वजह है कि आज अगर हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये अदलिया के हवाले से, तो मेरे सामने तो कुछ थोड़ा बड़ा मसौदा है मेरे सामने, और मैं तो मसौदे को सामने रखकर कहता हूं कि ये मसौदा गलत है। पब्लिक के पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अवाम के पास तो कोई मसौदा नहीं है, फिर अवाम क्यों कह रही है कि आप इनकी बात को नहीं मानना। आप ज़रूर तब्दीलियाँ लाएँ, लेकिन उसमें लोगों को आपका मखसूस सियासी मफाद नजर न आए। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि जब कानून पर अमल न हो तो लोग कानून हाथ में लेते हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। कैमरामैन महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बार बार मुआफ़ी की बात हो रही है, वो मुआफ़ी किससे मांगे और क्यों मांगे, पहले उनसे मुआफ़ी मांगी जाए। बानी PTI को गिरफ्तार करने पर मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ियों पर बात की गई है तो जो ज़िंदगी बची है उस पर आप मुआफ़ियाँ मांगते फिरोगे। वो ना पंजाब हुकूमत के ग़ुलाम हैं ना किसी और के जो मुआफ़ी मांगे। पर्चे काटने हैं, जो करना है कर लो, मुआफ़ी नहीं है। अली अमीन ने कहा कि रास्ते बंद थे, कंटेनर्स रखे थे, झूठा बयानिया बनाया कि रास्ते खुले थे। अगर जमहूरियत है तो दोबारा मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दें। अली अमीन ने आइंदा हफ्ते मियाँ वाली में जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहा उनको बताएंगे कि जलसे क्या होते हैं। न मैं पंजाब हुकूमत का गुलाम हूँ और न मैं किसी और का गुलाम हूँ कि मैं माफिया मांगता फिरूँ। चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब की हुकूमत है, माफी निश्ता भूल जाओ। माफिया शाफियाँ पर्चे काटने हैं, काट लो, जो करना है कर लो, तकड़े हो जाओ। इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। आने वाले जुम्मे पर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर शहर में इंशाल्लाह हम निकलेंगे। ये जो हमारी तहरीक है ये लम्हा भलम्हा जारी रहेगी। आने वाली इतवार पे मियाँ वाली में जलसा होगा। मियाँ वाली वालों तैयार हो जाओ। उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे। जलसे के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो हरकत की है पंजाब हुकूमत ने, फॉर्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि
सिर्फ PTV का जो एक खबरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। बड़ा वादे पैगाम है कि ना हम फॉर्म 47 की इस हुकूमत को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आइनी तरमीम को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आइनी तरमीम के तहत किसी अदालत को मानते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को क्रिमिनल जहन का आदमी करार दे दिया। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के किरदार का सबको पता है। इस्लामाबाद जलसे में उनकी तकरीर मुल्क और इदारों के खिलाफ थी। खुद चीफ मिनिस्टर खुद कलाशन को उठा के अगर ये काम करे तो आप समझ लेंगे ये कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। उसके किरदार का सबको पता है, उसके कमाश का पता है, वो एक क्रिमिनल जहन का आदमी है और उसके हरकतों उसकनात, चाहे वो उसका मॉरल साइड हो, शायद की बोतल से लेके वो दूसरे मामलात, तो जिस तरह उसने ये रखते हैं पहले जिस तरह की बातें करता जलसों में, इस्लामाबाद के जलसे में जिस तरह उसने तकरीर की वो टोटल अदारों के और मुल्क के खिलाफ थी। नैब का पेशावर BRT इंक्वायरी की मद में कौमी खजाने को 168 अरब रुपए की बचत कराने का दावा। नैब के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपनी 25 साला तारीख में BRT प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी रिकवरी की है। नैब ने दावा किया है कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने BRT पेशावर के मामले में 168.5 अरब रुपए की बड़ी बिलवास्ता रिकवरी की। नैब ने आलमी सालिसी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। नैब अलामी के मुताबिक BRT मंसूबे की तहकीकात तेज़ की तो 108.5 अरब रुपए की बचत हुई। नैब तहकीकात ने साबित किया कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनीज को दिए गए। कंपनियों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और तकरीबन 1 अरब रुपए बगैर काम के हासिल किए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाली गारंटीज जमा कराई थी। PTA के दावे के मुताबिक 86 अरब रुपए का हर्जाना भी तलब किया गया। स्वात पुलिस के मुताबिक मालम जब्बा रोड पर गैर मुल्की सफ़ीरों के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में पुलिस अहलकार बुरहान शहीद, जबकि सब इंस्पेक्टर समेत 3 अहलकार जख्मी हो गए। DPO स्वात डॉक्टर जाहिदुल्लाह के मुताबिक पुलिस मोबाइल 10 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर थी। तमाम सफ़ीरों की गाड़ियां महफूज रहीं। वाक़े के बाद तमाम सफ़ीर इस्लामाबाद पहुंच गए। पुलिस का कहना है ये तमाम सफ़ीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिंगोरा की तकरीब में शिरकत के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने स्वात धमाके की मजम्मत करते हुए आला पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। चैम्बर का दौरा करने वाले गैर मुल्की सफ़ीरों में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इथियोपिया के सफ़ीर शामिल थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पुलिस गाड़ी को IED धमाके का निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशत गर्द अनासिर न सिर्फ मुल्क और कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी स्वात धमाके की मजम्मत की है। धमाके में जख्मी एहलकारों को तिबी इमदाद के लिए सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बन्नू में अहकामात न मानने पर 11 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकारों को लकी मरवत में ड्यूटी देने से इनकार पर बर्खास्त किया गया है। पाकपतन में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मकतूल फयाज को 3 गोलियां लगी हैं। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। गुजरात में खावंद के साथ फोन पर नाराज होने वाली बीवी ने अपने 2 बच्चों को तेजाब पिलाकर फंदा लगा दिया, जबकि खुद भी तेजाब पी लिया। ताहम अस्पताल जाते हुए दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि मां को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। थाना के गांव बदोवाल में खातून सिदरा का इटली में मुकीम अपने खाविंद से फ़ोन पर झगड़ा हो गया, जिसके रंज में उसने अपने 2 बच्चों 6 साला आल और 8 साला साहिल को तेज़ाब पिलाकर उन्हें फंदा लगाया और ख़ुद भी तेज़ाब पी लिया, जिस पर उसके देवर ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया, मगर रास्ते में दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए और 35 साला सिदरा को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। पुलिस थाना डंगा ने उसके देवर मोहम्मद अरशद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया।
हुकूमत ने बाज़ अद्वियात पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से इन अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। परेशान हाल मरीज कहते हैं अद्वियात तो खुराक से भी अहम है। हुकूमत कम अज कम अद्वियात पर तो सेल्स टैक्स ना लगाए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर में मेडिकल स्टोर मालकान ने बताया कि हुकूमत ने जिल्द और ताकत की अद्वियात, मल्टी वाइटामिन्स, कैल्शियम, मिल्क पाउडर, शुगर स्ट्रिप्स और हर्बल अद्वियात पर 18% जनरल सेल टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से शुगर जैसे इमराज में मुब्तला बूढ़े और कमज़ोर अफराद और बच्चे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। पहले ये लोग हफ्तों की दवा ले जाते थे, अब सिर्फ 1-2 दिन की अद्वियात खरीदने आते हैं। जो लोग पहले 1 वीक की मेडिसिन ले लेते थे ना, वो 1-2 रोज़ की मेडिसिन लेके जाके अपना वक्त गुजार रहे हैं। पर प्रोडक्ट के बारे में 200-300 रुपये ये बढ़ गए हैं, जिस वजह से करके अब कस्टमर ना होने के बराबर हो गया। आए दिन रेट बढ़ रहे हैं और अनलिमिटेड, यानी कि हमारी सोच नहीं होती, इतना रेट बढ़ जाता है। फार्मेसी ओनर्स होकर उसको परचेज करने में हमें दिक्कत होती है, तो जो एंड यूज़र है, जो बायर बेचारा, जिसको वापसी के पैसे को उम्मीद ही नहीं, वो क्या करेगा उसका। ड्रग पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के सदर नूर महर का कहना है कि हर्बल, होम्योपैथी, वाइटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स पर 18% GST जुल्म है। ड्रग एक्ट के तहत इन अद्वियात पर टैक्स नहीं लग सकता। ड्रग एक्ट 1976 के तहत और ड्रग एक्ट 2012 के तहत पाकिस्तान में तमाम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो है उस पे थेराप्यूटिक गुड्स के जुमरे में आते हैं, तो इस पे टैक्स लगाना जो है इंतहाई जुल्म है और पाकिस्तान हुकूमत को फौरी तौर पे ये टैक्स वापस लेना चाहिए। मरीजों और उनके लवाहिकीन का मुतालबा है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ गई। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 700 रुपए तक पहुँच गई है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 660 से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि हैदराबाद के अंदर शहरी मुर्गी के गोश्त की कीमत में होता हुआ इजाफे के सबब आम शहरी के लिए अब मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए गाय के गोश्त की या बकरे के गोश्त की, तो वो भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। इस हवाले से मुर्गी फरोशों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, इसी तरह से मुर्गी को पालने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हो गया है। ताहम शहरियों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों को इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को चाहिए और हुकूमती इदारों को चाहिए कि अपना किरदार अदा करें। जी, बन्नों की नेमत मंडी गरीबों के लिए नेमत से कम नहीं है, जहां घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया सस्ते दामों में मिल जाती हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में शहरी इस मंडी से खरीदारी करते हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, ये बन्नू की नेमत मंडी जो गरीबों की मंडी भी कहलाती है। ये मंडी जुम्मे और इतवार को लगती है। इस मंडी में घरेलू जरूरियात की तमाम अशिया सस्ते दामों में मिलती है। आपको भी घर की जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप इस मंडी से खरीद सकते हैं। इस मंडी में कोई दुकानें नहीं है, ज़मीन पर बैठकर अपनी अशिया लोग फरोख्त करते हैं। ये मंडी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगती है और हफ्ते में 2 दिन लगती है, जिसका बन्नू में शहरी इंतजार करते हैं। लोगों का कहना है कि बाजार की निस्बत यहाँ पर 4 गुना अशिया सस्ती मिल जाती हैं, मयारी भी होती हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर खरीदारी यहाँ से करते हैं। वैसे भी इस मंडी में घूमते हैं, शायद कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए और वो हम खरीद लें। इस वजह से इस मंडी में लोगों का रश रहता है और लोग खरीदारी करते हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में गैस के कम प्रेशर के खिलाफ शहरी एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अबरार खटक। जी बिल्कुल, ज़िला करक में संडे खुरम के मकीनों का गैस कम प्रेशर के ख़िलाफ़ एहतजाज छठे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन ने गैस पैदावारी कंपनी OGDCL के मेन गेट को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद किया है, जिसकी वजह से OGDCL कंपनी से गैस और तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन ने OGDCL कंपनी के मेन गेट के सामने टेंट लगाए हैं और गुज़श्ता 6 दिनों से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। गुजारिश करें DC साहब से कि हमारे जो गैस का मसला है ये हंगामी बुनियादों पर हमारे लिए हल करें। अगर हल नहीं किया तो हमारे पास रोड भी है, इंडस हाईवे भी है और नेशनल प्लांट भी है। हम प्रोडक्शन भी बंद करेंगे, रोड भी बंद करेंगे, लेकिन ये जो गैस है ये हमारा हक है, बुनियादी हक है, इन्हीं हक है, कानूनी हक है, ये तो हम लेके रहेंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत हमारे गैस के प्रेशर को जल्द अज जल्द बहाल करें, क्योंकि हमारा इलाका गैस पैदावारी इलाका है, लेकिन हम लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दुबई रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कुछ देर के बाद दुबई रवाना होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, बताइएगा T20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हो रहा है और पाकिस्तानी टीम की तैयारी कैसी है? जी, 3 अक्टूबर से दुबई और शारजा में ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और उसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर के बाद दुबई के लिए परवाज जाएगी और पाकिस्तान टीम ने जो 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच खेलना है, उससे पहले पाकिस्तान विमेन्स टीम ने 2 वार्म अप मैचेस भी खेलने हैं, इसलिए वहां की कंडीशन से आमाहंग होने का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी तैयारी होगी। और इससे पहले भी हाल ही में पाकिस्तान टीम ने होम ग्राउंड पर तैयारियों के सिलसिले में विमेन्स T20 के लिए साउथ अफ्रीका को होस्ट किया था और उसके खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज भी खेली थी, जिसके मुल्तान मैचेस हुए थे। सीरीज अगरचे पाकिस्तान टीम हारी है, लेकिन तैयारी का भरपूर मौका मिला है और बड़े पुरुमीद होकर ये टीम रवाना हो रही है कुछ ही देर के बाद दुबई के लिए। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि टीम टैलेंटेड है और उम्मीदों पर तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। जी, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दुबई रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई है। अपडेट कर रहे थे सुहेल इमरान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है उन पर कप्तानी की वजह से कोई दबाव नहीं है, उन्हें मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की बहुत हिमायत हासिल है। T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई रवानगी से पहले जियो न्यूज़ से बात करते हुए फातिमा सना ने कहा, भारत के साथ मुकाबला अच्छा रहता है, हमें उस दिन अच्छा खेलना होगा, जीत हमारी ही होगी। तो न्यूली असाइनमेंट है, मतलब कभी आपके ज़्यादा नहीं है, कोई इस तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है उस चीज़ का, ऊपर से मेगा इवेंट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि पहले भी करीब है कैप्टनसी और जिस तरह की मैनेजमेंट की सपोर्ट है और प्लेयर्स की सपोर्ट है, तो ऐसा कोई वो फील नहीं हो रहा। ग्रुप का हमारे कहा जाता है कि जी ग्रुप ऑफ डेथ है हमारा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चैंपियन टीम हमारे ग्रुप में, इंडिया हमारे ग्रुप में, श्रीलंका से आप लोग हारे हुए वो हमारे ग्रुप में। ऑब्वियसली इट्स T20 गेम, तो जो उस दिन अच्छा करेगा वो जीतता है, तो कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं लिया कि वो बड़ी टीम है या कुछ इस तरह। बट ये है कि T20 गेम है, तो जो अच्छा कर रहा होता है, जिसकी स्किल उस टाइम काम आ रही होती है, तो वो जीतता है। तो आई थिंक इसी चीज़ पे बिलीव लेके चलेंगे कि जिस दिन हमारा अच्छा जा रहा होगा वो उस दिन हमारे लिए बेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत कम खेलते हैं, मतलब न्यूजीलैंड से फिर आप लोग खेले भी हैं, जीते भी हैं, इंडिया श्रीलंका से खेले थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलना और चैंपियन टीम के खिलाफ खेलना। बिल्कुल, जब अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो ऑब्वियसली और तगड़ा आते हैं, क्योंकि एक आपको पता होता है कि वो अच्छी टीम है सामने। तो इसी तरह कोशिश करेंगे कि जब वर्ल्ड कप में उनके अगेंस्ट खेलें तो अपने आप को बेस्ट लेके खेलें, ताकि उतना ही तगड़ा रहें जिस तरह आप दूसरी सामने टीम को फील करें। इंडिया का हर कोई मैच बात करता है, मेंस का हो वुमेन का हो, आप लोगों का भी सेकंड मैच जो है वो इंडिया के खिलाफ है, तो उसकी कोई तैयारी इस तरह की है कि हम जो एशिया कप में हमारा डिबैकल हुआ था वो उसको हम ओवरकम कर सकें? बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है लास्ट टाइम हम लोग हारे थे, लेकिन उससे पिछला दफ़ा हम जीते थे, तो हमारा दोनों राइवलरी बहुत अच्छी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा जीतते हैं, बट ये है कि हम लोग इंशाल्लाह उस दिन अच्छा खेलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जीत। चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स की टीम के कप्तान सऊद शकील का कहना है, टीम तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से आखिरी नंबर पर रही। अंपायरिंग के गलत फैसलों, खराब क्रिकेट और ख़राब किस्मत की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। वो जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। शायद तीनों शोबों में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पाए जो जिस वजह से हम बॉटम रहे हैं टेबल पे। लेकिन ये कि मैं जैसे कहा कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको जिनसे आपने सीखना होता है आगे बढ़ने के लिए। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि एम्पायरिंग के भी डिसीजन ऐसे थे जो वो हमें जो है वो उस टाइम पर इतना हर्ट कर गए कि वो पूरा मैच के सिनेरियोज़ ही वहाँ चेंज हो गए। तो ओवरऑल जिस तरह अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, साथ दिन ये लक वाली चीज़ें भी हमारे साथ आएंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ़िटनेस पे एम्फसाइज़ किया गया था और जो है सब फिटनेस टेस्ट दे के वो लड़के आए जो सारे जो है फिटनेस टेस्ट पास करके। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा शायद और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ज़्यादा हो, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी डाउन हुई हो 50 ओवर फील्डिंग करके। गर्मी काफ़ी थी फैसलाबाद में भी, फिर हमने एक आध बैक टू बैक मैच भी खेला, तो उन दोनों मैचों में हमने पहले बॉलिंग भी की। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह का फैक्टर आया हो, चेजिंग करने में मुश्किल हुई हो। लेकिन एज़ प्रोफेशनल प्लेयर्स और एज़ प्रोफेशनल टीम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह कि अगर वो डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है जहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो ज़रूर उसमें इंप्रूवमेंट करनी। गिलगित में होने वाली 15 किलोमीटर रेस ऑन अली ने जीत ली। इवेंट में 50 से ज़ायद रनर्स ने हिस्सा लिया।
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और GB एथलेटिक्स एसोसिएशन ने गिलगित में रेस का एहतमाम किया। 50 से ज़ायद एथलीट्स ने बाबे गिलगित से सिटी पार्क तक 15 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसमें ऑन अली ने पहली पोजीशन हासिल की, ज़ईमुद्दीन ने दूसरी और ज़ैनुल आबदीन तीसरी पोजीशन पर रहे। पहली पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट को 40,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। रनर्स अप के हिस्से में 30,000 रुपए आए। तीसरे नंबर पर आने वाले एथलीट को 20,000 रुपए दिए गए। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के तहत CVU कराची पर पख्तून सकाफत का दिन मनाया गया। शुरका से खिताब में ANP के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा, पख्तूनों की तारीख सदियों पुरानी है। बंदूक हमारी सकाफत नहीं बल्कि बादशाह खान ने अमन और रवादारी का दर्ज दिया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी। अवामी नेशनल पार्टी के तहत पख्तूनों की सकाफती दिन की तकरीब में शिरकत के लिए मरकजी सदर एमल वली खान कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं शाही सैयद, यूनुस बनेरी और दीगर ने इस्तकबाल किया। एमल वली खान कारकुनों की बड़ी रैली की क़यादत करते हुए शाहराह फैसल और डिफेंस से होकर CVU पहुंचे। रास्ते में जगह जगह ANP के कारकुनों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। CVU पर शहर भर से अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान पार्टी परचम थामे जमा हुए। शुरका से खिताब में एमल वली खान ने कहा कि पख्तून सदियों पुरानी सकाफत के अमीन हैं। हम पुख्तून तमाम पुख्तूनों को इस कल्चरल दिन पे मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि पुख्तून जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अपना कल्चर अपने साथ रखेंगे। सकाफती प्रोग्राम में पख्तून लोक फनकारों ने रुबाब और सितार के जरिए अपने फन का मुजाहरा किया और दाद वसूल की। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, शेर जमीर और साथी रिपोर्टर दानियाल सैयद के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़ कराची। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश करने पर भारतीय सिनेमा घरों को धमकी दे दी। कहा, पाकिस्तानी फिल्म को किसी भी सूरत महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। भारतीय सिनेमा घरों ने पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत को किसी भी रियासत में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमा घरों में की जीनत बनेगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है। फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट में फवाद खान, माहिरा खान और हुमायूं मलिक जलवागर हुए हैं।